नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन के हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी एचओजी, जिसको हम शासनाध्यक्ष भी कहते हैं, उनकी बैठक 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद, पाकिस्तान में होने वाली है। भारत की तरफ से इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी जा रहे हैं इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। अब देखिए, एससीओ की इस बैठक की वजह से एससीओ का पूरा संदर्भ चर्चा में बना हुआ है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एससीओ से संबंधित उन पक्षों को समझेंगे, वास्तव में एससीओ होता क्या है, इसके अलावा इस संगठन की भारत के लिहाज से क्या प्रासंगिकता है, उस पक्ष को भी समझेंगे। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि भारत की इसमें भागीदारी को किस प्रकार से देखा जा रहा है, और भारत की तरफ से जो एस जयशंकर भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान लगभग 9 वर्षों बाद जा रहे हैं, तो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम की क्या अहमियत होती है और ये किस प्रकार से मध्य एशियाई देशों से भारत के संपर्क को लेकर इसमें क्या नए आयाम जुड़ेंगे, उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। तो इस पूरे घटनाक्रम को समझेंगे। आज वीडियो की शुरुआत करते हैं इसी शीर्षक के अंतर्गत, एससीओ बैठक पाकिस्तान जाएंगे विदेश मंत्री। इससे पहले की वीडियो की शुरुआत करें, आपको सूचना दे दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से जीएस फाउंडेशन जो नए बैच हैं वो शुरू हो रहे हैं। हमारी सभी शाखाओं में हो रहे हैं, कुछ शाखाओं में हो चुके हैं। तो देखिए, लखनऊ हिंदी माध्यम में यूपीएससी जीएस फाउंडेशन बैच 18 अक्टूबर से 11:30 बजे इसकी शुरुआत हो रही है। जयपुर की अगर बात करें तो 7 अक्टूबर से हो चुका है, 8 बजे सुबह इस बैच की शुरुआत हो रही है। जीएस फाउंडेशन 13 नवंबर से करोल बाग शाखा में हमारे नया बैच शुरू हो रहा है। इसके अलावा प्रयागराज हिंदी माध्यम की अगर बात कर ले तो ये 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है। वहीं पर इंदौर की बात करें तो यहाँ भी बैच प्रारंभ हो चुका है। और इससे संबंधित अगर कोई जानकारी आप विस्तार से चाहते हैं तो 8750187501 पर कॉल करके आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले वीडियो में शुरुआत के अंतर्गत हम पहले चर्चा के बिंदुओं को देख लेते हैं। तो देखिए, खबर की बात हुई है, चर्चा में क्यों है, इस वजह से भी ये चर्चित है क्योंकि पाकिस्तान 9 वर्षों बाद हम जा रहे हैं, हमारी तरफ से, देश की तरफ से विदेश मंत्री हमारे वहां की यात्रा कर रहे हैं, इसलिए ये काफी चर्चा में है। तो इस लिहाज से एससीओ भी आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एससीओ का एक परिचय हम देखेंगे, भारत के लिए इस यात्रा के क्या निहितार्थ हैं उसको भी समझेंगे, किस दृष्टिकोण से इस यात्रा को देखा जा रहा है उसको समझेंगे, भारत के लिए एससीओ की क्या प्रासंगिकता है इस बात को भी समझेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए छोड़ेंगे, सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करेंगे तो खबर की बात कर लेते हैं। खबर इंडियन एक्सप्रेस से है कि जयशंकर टू विजिट पाकिस्तान फॉर एससीओ मीटिंग, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। अब इसके संगठन के बारे में जानेंगे, इसके महत्व को भी जानेंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, देखिए एससीओ की एक समिट होती है। समिट का मतलब क्या होता है? शिखर सम्मेलन। तो ये शिखर सम्मेलन नहीं है, इस बात से आप बिल्कुल कंफर्म रहेंगे। शिखर सम्मेलन में क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं वो हिस्सा लेते हैं। भारत में हालांकि हेड ऑफ स्टेट अगर देखें आप तो भारत की तरफ से अमूमन पीएम इसमें हिस्सा लेते हैं। वहीं अगर इसकी बात करें, एचओजी की बात करें, तो हेड ऑफ गवर्नमेंट, इसमें जो सरकार का प्रमुख होता है वो हिस्सा लेगा। इसमें प्रधानमंत्री भी जा सकते हैं, उप प्रधानमंत्री भी जा सकते हैं और विदेश मंत्री भी जा सकते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे जो समिट होती है, समिट भी अमूमन वर्ष में एक बार होती है, ये एचओजी भी अमूमन वर्ष में एक बार होती है। तो समिट जो होगी उसका जो मुख्य केंद्रीय विषय होगा वो क्या होगा? सुरक्षा होगा, राजनीति होगा, क्षेत्रीय स्थिरता होगा, राज्य के ये प्रमुख जो केंद्र में ये सारी बातें उसके तथ्यों में होती हैं। वहीं पर अगर इसकी बात करें तो एचओजी में केंद्र में जो मुख्य मुद्दा होता है, जो मुख्य विषय होता है वो होता है व्यापार, वो होता है आर्थिक या वित्तीय जो मामले होते हैं, उसमें कैसे इन सदस्य देशों के बीच में बेहतरी हो सके, कैसे अच्छा उसका विकास हो सके, उस पर विशेष रूप से केंद्रित रहता है। अब देखिए, इस संगठन में ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, इस संगठन की कौन सी बैठक ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो जाहिर सी बात है कि जो समिट होती है एक बार वर्ष में, अमूमन वो भी एक बार होती है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उसी बैठक में, उसी समिट में जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं संगठन की राजनीति और उसकी रणनीतिक दिशा को उसमें तय किया जाता है। लेकिन फिलहाल ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से न्योता मिला था इस संगठन के लिहाज से, उसका प्रतिनिधित्व वो कर रहा है, इस बार उसकी मेजबानी कर रहा है और इसमें भारत 9 वर्षों बाद शिरकत कर रहा है। तो 15-16 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ये सब पॉइंट्स भी आप ध्यान रखेंगे। एससीओ के शासनाध्यक्षों की जो बैठक हो रही है उसमें भारत की तरफ से कौन शामिल होंगे? तो भारत की तरफ से हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, वो शामिल हो रहे हैं। अब इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, सबसे पहले तो आपको इस संगठन के बारे में जानना जरूरी है। तो एससीओ का एक सामान्य परिचय आपको दे तो देखिए, 1996 में, 1996 में शंघाई 5 नाम से इसका उदय हुआ। शंघाई 5 नाम का एक संगठन बना जिसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान, ये
5 देश थे। उसके बाद 2001 में इसमें जब उज्बेकिस्तान शामिल होता है तो संघाई जो 5 है उसका नाम बदलता है और उसका नाम हो जाता है एससीओ अर्थात संघाई सहयोग संगठन, इसका नाम 2001 से हो जाता है। 2015 में अगर बात करें तो उफा रूस में, यहां से भारत की चर्चा शुरू होती है। भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार करने की बात की चर्चा शुरू होती है और यहीं से निर्णय लिया जाता है, 2015 से निर्णय लिया जाता है कि इन भारत और पाकिस्तान इन दोनों लोगों को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। 2016 में क्या हुआ, इसमें एक कदम और आगे बढ़ते हैं और भारत और पाकिस्तान दोनों इस दायित्व ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर देते हैं और सदस्यता की जो औपचारिक प्रक्रिया होती है वो पूरी हो जाती है। और फाइनली 2017 में आप देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर एससीओ के पूर्ण सदस्य हो जाते हैं, इस बात की पुष्टि कर दी जाती है। तो याद रखेंगे आप 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों ही एससीओ के पूर्ण सदस्य के रूप में इनकी घोषणा होती, पूर्ण सदस्य इसके बन जाते हैं। अब देखिए 2021 में क्या होता है, ईरान की पूर्ण सदस्यता की घोषणा होती है जो कि 2023 में पूर्ण सदस्य बन जाता है। घोषणा 2021 में होती है लेकिन बनता 23 में है। और नवीनतम सदस्य की अगर आप बात करेंगे तो जो 10वां सदस्य है, सबसे नया सदस्य है, वो है बेलारूस। तो इस प्रकार इस समय कुल जो सदस्यों की संख्या है अगर उसकी बात करें तो इस समय इसमें कुल 10 सदस्य हैं। तो याद रखेंगे आप सदस्यों की संख्या भी, कौन कौन 10 सदस्य हैं, तो भारत के साथ ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और नवीनतम सदस्य बेलारूस है। 2 ऐसे देश हैं जिनको पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया गया है, अफगानिस्तान और मंगोलिया को। पर्यवेक्षक जो देश होते हैं वो इसमें मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं, वो यहां पर लेकिन पर्यवेक्षक का दर्जा उनको मिला हुआ है। अब देखिए एससीओ के सचिवालय की अगर बात करें तो बीजिंग में इसका सचिवालय स्थित है। इसके अगर गठन की बात करें तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण इसका अंग है वो है राष्ट्राध्यक्ष परिषद। राष्ट्राध्यक्ष परिषद एससीओ का जो है वो सर्वोच्च निकाय होता है, जो बेसिकली जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो निर्णय लेने होते हैं वो यही बॉडी उसका निर्णय लेती है। आंतरिक कार्यप्रणाली कैसी हो गई, अन्य राष्ट्रों या अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ इसका कैसे संबंध होगा, क्या अंतरराष्ट्रीय निर्णय लिए जाएंगे, वो सारा काम राष्ट्राध्यक्ष परिषद करती है। इसके बाद दूसरा होता है सरकारी प्रमुख परिषद। ये बजट को, बेसिकली ये फाइनेंस से रिलेटेड है, जो बजट होगा इस संगठन का उसको ये प्रबंधित करेगी, स्वीकृत करेगी और अंतर आर्थिक क्षेत्रों के मुद्दों पर जितने भी मुद्दे होंगे अंतर आर्थिक क्षेत्र के, उसको हल करने का काम ये करेगी। तीसरा है विदेश मामलों के मंत्रिपरिषद। इसमें दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित जो भी मुद्दे होंगे वो ये परिषद देखेगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण इसकी अगर हम बात करें संरचना की तो क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना अर्थात रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये बेसिकली आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए इसको बनाया गया है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये RATS भारत के लिए वो मंच प्रदान करता है कि भारत बार बार इस मंच के माध्यम से एससीओ में भारत के, हम कह सकते हैं कि ज्यादा दिलचस्पी लेने की एक बड़ी वजह यह है क्योंकि जो पाकिस्तान से लेकर जो पोषित आतंकवाद है वो मुद्दा बार बार भारत इस मंच के थ्रू उठाता है। इसीलिए विगत कुछ वर्षों में आप देखेंगे तो भारत सार्क की अपेक्षा एससीओ में ज्यादा दिलचस्पी लेता हुआ दिखाई देता है। 2016 में जब इस्लामाबाद में सार्क की बैठक होनी थी तो उसका बहिष्कार भारत के द्वारा किया गया है। अब उसके बाद से आप देखेंगे कि इसमें एससीओ में भारत बार बार इस मंच का खासा उपयोग करता है और पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को बार बार चिन्हित करता है। तो ये इस अंग को बताना जरूरी था। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो हर संगठन बनता है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। इसका भी कमोबेश वही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, तो सदस्य देशों के बीच कैसे रिलेशन बढ़िया हो, संबंध कैसे मजबूत हो। दूसरी बात क्या है कि चाहे वो राजनीतिक लेवल की बात कर लें, आर्थिक लेवल की बात कर लें, व्यापार की बात कर लें, वैज्ञानिक तकनीकी हो, सांस्कृतिक हो, शैक्षिक क्षेत्र हो, ऊर्जा हो, परिवहन हो, पर्यटन हो या पर्यावरण संरक्षण हो, इन सभी क्षेत्रों में कैसे सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके, इन सभी क्षेत्रों में सांगठनिक प्रयास करके बेहतरी पाई जा सके, ये इसका उद्देश्य है। साथ ही साथ क्षेत्रीय शांति और जो हम कह सकते हैं कि सुरक्षा की स्थिति है उसकी स्थिरता को, उसकी स्टेबिलिटी को कैसे और बेहतर किया जा सके, तांत्रिक न्याय संगत अंतरराष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करना। मतलब एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण हो, न्याय संगत व्यवस्था का निर्माण हो, जिससे कि समूह के अगर जो भी सदस्य हैं उनके हित, किसी के हित किसी को नुकसान न पहुंचाएं। यही अमूमन इसका उद्देश्य है, जो कि हर एक संगठन का अपना एक उद्देश्य होता है। अब भारत के लिए एससीओ की प्रासंगिकता क्या है, भारत एससीओ में भारत के विदेश मंत्री अगर जा रहे हैं तो ये संगठन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको जानना जरूरी है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज तो यह है कि क्षेत्रीय सहयोग एक महत्वपूर्ण चीज है।
खास करके जो मध्य एशिया है, मिडिल ईस्ट की अगर बात कर लें, तो इन देशों के साथ भारत को सहयोग बढ़ाने का ये एक अवसर प्रदान करता है और इस अवसर को भारत हमेशा भुनाना चाहेगा। क्योंकि आप कई दृष्टिकोण से देखें तो मध्य एशियाई जो देश हैं, वहां पर भारत के लिहाज से, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, चाहे ऊर्जा के संसाधन के दृष्टिकोण से देखें, भू राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें या सांस्कृतिक प्रसार के दृष्टिकोण से देखें, हर तरह से मध्य एशिया के जो देश हैं उनके साथ भारत अपनी बेहतरी कायम करना चाहेगा। वहीं 1991 से ही आप देखेंगे कि इस दिशा में सुधार दिखाई देता है और जितने भी इस प्रकार के इसके सदस्य देश हैं, उन सदस्य देशों के साथ भारत हमेशा अपने संबंध बेहतर करना चाहेगा। चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अभी आप देख सकते हैं ईरान हो, इसमें सम्मिलित देश हो, या इसके अन्य सदस्य देश, सभी के साथ भारत चाहेगा कि उसका संबंध बेहतर हो। यद्यपि चीन और पाकिस्तान एक चुनौती बने हुए हैं भारत के लिए, आतंकवाद विरोधी प्रयास के लिए भी एक मंच के रूप में यह कार्य करता है। क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि जो इसकी एक बॉडी RATS है, उसके माध्यम से भारत हमेशा जो पाकिस्तान पोषित आतंकवाद है उसको इस संगठन के थ्रू, इस समूह के थ्रू वैश्विक मंच का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हमेशा करना चाहेगा। तो इसलिए भी भारत के लिहाज से देखें तो इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। और भारत, विशेष रूप से भारत की ये मुहिम वैश्विक स्तर पर हमेशा रहती है कि वो आतंकवादी जो विरोधी गतिविधियां हैं उसके लिए बार बार पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है। जो खुफिया गतिविधियां होती हैं उसका विश्लेषण करने की बात करता है और साथ ही साथ जो मादक पदार्थों की तस्करी होती है उसकी तरफ भी ध्यान आकर्षित करता है। तो इन बातों को चिन्हित करने के लिए, पटल पर लाने के लिए ये एक अच्छा मौका हो सकता है। तो भारत के लिए SCO काफी प्रासंगिक है। लेकिन अब इसमें कुछ चुनौतियां हैं। चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां देखिए, इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें चीन और रूस के साथ संबंधों का संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती है। भारत के चीन से संबंध बेहतर नहीं है, सीमा विवाद दोनों देशों के बीच है। साथ ही साथ जो रूस है, अगर भारत को आप देखेंगे तो भारत कभी ये नहीं चाहेगा कि रूस से उसके संबंध खराब हों। तो रूस के साथ भी संबंध बेहतर करना है और कहीं ना कहीं अगर व्यापारिक या आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत चीन के साथ भी संबंध खराब नहीं चाहता है। यद्यपि सीमा विवाद के होने के कारण चीन के साथ कहीं ना कहीं बाधा आती है, तो चाहेगा भारत कि दोनों देशों के साथ उसके अपने हित जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों देशों के साथ संबंध हो और इस प्रकार से संबंध हो कि ये बैलेंस बना रहे, किसी की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव ना हो, क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं का समाधान हो। क्योंकि अगर विशेष बात करें तो क्षेत्र में बात करें, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे उग्रवाद हो या अन्य सुरक्षा संबंधी जो चिंताएं हैं, उसको लेकर भी यहां पर यह मंच एक चुनौती के रूप में बना हुआ है। क्योंकि इसी मंच का एक सदस्य पाकिस्तान भी है और भारत की तरफ से ये आरोप लगाए जाते हैं कि जो भी उग्रवाद है या आतंकवाद है ये पाकिस्तान पोषित हो रहा है। तो ये एक सुरक्षा चिंताएं जो हैं वो एक चुनौती बना हुआ है इस मंच के लिए। अभी भी पाकिस्तान के साथ संबंध प्रबंधन कैसे बेहतर हो, पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय जो वार्ता है उसमें सबसे बड़ी बाधा इसके द्वारा समर्थित जो आतंकवाद है, उग्रवाद है, भारत विरोधी गतिविधियां हैं, वो बनी हुई होती हैं। इसी कारण इन दोनों देशों के बीच में इसके सदस्य होने के बावजूद जो द्विपक्षीय वार्ता है वो नहीं हो पाती है, सफलता की तरफ नहीं बढ़ पाती है। आर्थिक लाभ सुनिश्चित करना भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि भारत चाहेगा कि जो क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग है वो बेहतर हो, लेकिन भारत ये कभी नहीं चाहेगा कि उन क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बेहतर करने के लिए उसको अपनी संप्रभुता से समझौता करना पड़े। जैसे BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव की अगर बात कर लें, जो कि चीन की एक योजना है एशिया, यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट करने के लिए, तो इस योजना का भारत हमेशा विरोध करता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया गया है CPEC, वो भी इसी का एक पार्ट है। और भारत ये देखता है कि इसमें कहीं ना कहीं भारत की संप्रभुता पर एक प्रहार है, तो भारत हमेशा से इसका विरोध करता है। तो ये एक चुनौती है कि आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित करना है, लेकिन अपने देश की संप्रभुता का भी ध्यान रखना है। रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना कमोबेश वही बात है कि रणनीतिक रूप से हम अपने देश की स्वायत्तता भी बनाए रखें। यद्यपि हम सहयोग की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय हितों के अनुसार हम अपने देश की स्वायत्तता का भी हमें यहां ध्यान रखना होगा। संप्रभुता के मुद्दों से निपटना, क्षेत्रीय सहयोग और संप्रभुता को चुनौती न दे पाए, SCO देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। जैसे SCO देशों में अगर बात करें तो ऊर्जा का भंडार है, चाहे वो कजाकिस्तान की बात कर ले, रूस की बात कर ले, यहाँ के ऊर्जा भंडारों से भारत लाभ उठाना चाहेगा। साथ ही साथ गैस तेल के भी अपार भंडार हैं, तो इन सबसे भारत लाभान्वित होना चाहेगा। इसीलिए भारत चाहेगा कि जो SCO की कंट्रीज हैं, SCO के देश हैं, उनसे उनके व्यापारिक संबंध बेहतर बने रहें। तो ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं। विशेष रूप से अगर भारत के संबंधों की बात करें तो पाकिस्तान के साथ भी सीमा विवाद है, चीन के साथ भी सीमा विवाद है,
साथ ही साथ सदस्य देशों के बीच में भी अगर आप देखेंगे तो रूस यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, इसी तरह से ईरान इजराइल के बीच में जो द्वंद्व है, इनकी वजह से भी सदस्य देशों के बीच कहीं ना कहीं एक तालमेल की कमी दिखाई दे रही है। वो इसके सामने एक प्रमुख चुनौतियां हैं। इसके अलावा आतंकवाद एक चुनौती है ही, रूस पर अमेरिकी जो दबाव है, अमेरिकी जो प्रतिरोध रूस का किया जाता है, वो भी एक चुनौती है। और भारत का पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा विवाद भी एक प्रमुख चुनौती के रूप में इस संगठन में बना हुआ है। फिर भी भारत इस संगठन में दिलचस्पी ज्यादा ले रहा है क्योंकि जो RATS जैसा मंच है वो उसको सार्क में नहीं मिलता है। साथ ही भारत ये कोशिश करेगा कि अपने व्यापारिक संबंधों को इन मिडिल ईस्ट के देशों के साथ वो बेहतर बनाए। इसीलिए चाहे वो चाबहार पोर्ट की बात होती है, भारत विशेष रूप से उस पर बल देता है कि मिडिल ईस्ट के साथ उसकी भी कनेक्टिविटी बनी रहे और इन देशों के साथ संबंध भी बेहतर रहें, ताकि भारत के आर्थिक, सांस्कृतिक या अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव हर दृष्टिकोण से ये पहल लाभान्वित करने वाली हो। अब भारत के लिए ये चुनौतियां थी। अंत में हम एक अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे जिसकी जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ेंगे कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अभ्यास प्रश्न आपके लिए है कि भारत और पाकिस्तान किस वर्ष SCO के पूर्ण सदस्य बने? विकल्प आपके सामने हैं, 2015, 16, 17 या 18। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।